जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा। और साथियों, जिसका भी पीछे का प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए साथियों, शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? बैगनी, हरा, पीला या फिर डी नीला। और देखिए साथियों, फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपको साइंस हार्ड लगता है तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, बस आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। फिर देखिए साइंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और साइंस का जो भी क्वेश्चन होता है आप उसको रटिए मत, उसको समझिए, ठीक है। तो जब देखिए इंद्रधनुष की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसमें टोटल 7 कलर होता है। और इसके लिए आपने 10th क्लास में ट्रिक पढ़ा होगा। बै, यहाँ पे लिख देते हैं बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला। तो बीच में पूछा जा रहा है कौन सा रंग होगा, तो इधर से 3 ले लीजिए, इधर से 3। तो बैगनी, जामुनी, नीला, बीच में कौन आता है? हरा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, हरा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है, ऊपर में कौन सा कलर होता है, नीचे कौन सा कलर होता है। तो कल वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंद्रधनुष में ऊपर का कौन सा रंग होता है और नीचे कौन सा रंग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जो क्वेश्चन देखिए समझाने लायक होगा उसको समझाएंगे, और जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला होगा उसको आंसर करके निकल जाएंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें पानी का घनत्व, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। और जब पानी का घनत्व अधिकतम होगा तो घनत्व का उल्टा होता है आयतन। ठीक है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन क्या होगा? न्यूनतम। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बना। क्या? अगर पूछे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन क्या होगा, तब आपको बताना है न्यूनतम, और पानी का घनत्व क्या होगा इस तापमान पर? अधिकतम। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। तो इसका आंसर है चांदी। ठीक है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और यह ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चांदी। इसका सिंबल क्या होता है? Ag। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए, अगर आपसे पूछे सूर्य की ऊर्जा या फिर तारा पूछे, ठीक है, सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम, तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य हो गया, तारा हो गया और हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। ठीक है, तीनों जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और परमाणु बम की बात करें, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, अगर आपसे डीप में पूछ ले कि नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित विखंडन या फिर अनियंत्रित, तो आपको याद रखना है परमाणु बम जो है, कल भी हमने आपको बताया था, अनियंत्रित विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अनियंत्रित विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम। इसलिए साथियों आपसे बोलते हैं कि आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको कल बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो देखिए क्या बोला गया है, प्रकाश की तरंगे जो है वायु से कांच, तो वायु आपका विरल माध्यम हो गया और कांच आपका सघन माध्यम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो
आवृत्ति है, प्रकाश की जो आवृत्ति है सिर्फ ये नहीं बदलता है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपका बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन कौन सा परिवर्तन होगा, तो इसमें देखिए आवृत्ति दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर बोला क्या क्या प्रभावित होगा, तो आवृत्ति तो प्रभावित नहीं होगा, जितना पहले आवृत्ति था इस बार भी उतना ही होगा। तो जो भी ऑप्शन में आवृत्ति दिया हुआ है ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी आवृत्ति है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी आवृत्ति है ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य बदलेगा, वेग बदलेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको साथ में कॉपी में लिखते चलना है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट का समय दीजिए। जो भी नए अभ्यर्थी है आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपने न्यू बैच को ज्वाइन नहीं किया है और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग न्यू बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, बताइए वह तापमान क्या है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। 40 डिग्री, 40 डिग्री तापमान पर क्या होता है, सेंटीग्रेड यानी सी जो है और एफ का मान ये दोनों आपस में बराबर होता है। और सी और एफ में क्या संबंध है ये हमने शायद आपको कल बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, वायु का वेग किससे संबंधित है, बताइए वायु का वेग किससे संबंधित है। फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। चलिए फटाफट से कीजिए, वायु का वेग किससे संबंधित है। और देखिए यहाँ पर अगर आपको जानना है कि सी और एफ में क्या संबंध होता है तो c/5 बराबर f - 32/9 होता है। अब आपको c और f के जगह पर ऐसा मान रखना है ताकि दोनों ओर बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग रख कर देख सकते हैं, c के जगह पे -40 रखिए और f के जगह पे भी क्या रखिए, -40। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, c और f का मान दोनों का बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे c के जगह पर अगर -40 रख दें तो -40/5 होगा, और यहाँ पर अगर रख दें -40 तो -40 -32 बटे क्या होगा, 9। ठीक है, अब देखिए 5 × 8 = 40, इधर -8 आ गया और इधर 40 32 कितना हो जाएगा, -72/9। 9 से काटेंगे इधर भी देखिए -8, तो दोनों पार देख सकते हैं -8 और -8। ये कब आया, जब हमने C और F के जगह पे -40 को रखा। तो -40 तापमान ऐसा है जो कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है थर्मामीटर की रीडिंग इस पर समान होती है। तो वायु का वेग किससे संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर है तापमान। डायरेक्ट याद रखिएगा, तापमान से संबंधित है। वायु का वेग जो है तापमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। चलिए 10 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगा, तो F का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, फुट। P का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पाउंड। S का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। ठीक है, और फुट जो है आप सभी जानते हैं लंबाई का है, पाउंड द्रव्यमान का है, सेकेंड समय का है। तो द्रव्यमान पूछा गया है तो द्रव्यमान का देखिए पाउंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन पाउंड। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से आप लोग। तो देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3। और न्यूटन का गति का जो पहला नियम है इससे क्या मिलता है, तो बल की परिभाषा। नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है।
न्यूटन का गति का पहला नियम जो है उससे बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक यानी कि बल बराबर यानी F बराबर जो m इंटू ए होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है इससे, और बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से। तो 3 नियम इन्होंने दिया था। क्वेश्चन 12, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो ये हम कई बार बता चुके हैं, 746 वाट। क्वेश्चन 13, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? अब देखिए यहाँ पे ना तो प्राथमिक इंद्रधनुष बोला गया है और ना ही द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जब भी क्वेश्चन में प्राथमिक या फिर द्वितीयक का जिक्र ना रहे तो आपको मान के चलना है प्राथमिक इंद्रधनुष है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? लिख लीजिए, अंदर की ओर आपका बैगनी होता है और बाहर की ओर आपका लाल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लाल होता है बाहर और अंदर होता है बैगनी, किसमें? प्राथमिक में। और द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आपको मान के चलना है कि यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष है तो पूछा गया बाहर की ओर कौन सा होगा, तो बाहर में लाल होगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और अंदर पूछे तो बैगनी। क्वेश्चन 14, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? फ़ारेनहाइट तापमापी पे पूछा गया आपसे। अच्छा, सेल्सियस की बात करें, जल जो उबलता है जिसको क्वथनांक बोला जाता है, सेल्सियस में कितना डिग्री पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जल जमता है कितना डिग्री पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। जल जो जमता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु, जल जिस तापमान पर जमता है उसको हिमांक बिंदु, और जल जिस तापमान पर उबलता है उसको क्वथनांक कहा जाता है। तो अगर आपसे सेल्सियस में पूछे अंतर कितना होगा, तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पर 0 है, तो कितना का अंतर हो जाएगा? 100 का। लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट का पूछा गया है। तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में पूछे कि जल कितना तापमान पर उबलता है, तो 212 फ़ारेनहाइट पर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलता है और जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इसमें अंतर कितना होगा? तो 212 में 32 को माइनस करेंगे तो ये 180 आएगा। और केल्विन की बात कर लेते हैं, चलिए। केल्विन में जल कितना पर उबलेगा? तो 373 केल्विन पर जल उबलता है और 273 पर क्या होता है? ये जल जो है आपका जमता है। तो इसमें कितना का अंतर है? तो इसमें 100 का अंतर है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन तीनों आपस में बराबर है। उसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273 केल्विन, ये तीनों आपस में बराबर है। तो आपसे फ़ारेनहाइट में अंतर पूछा गया है तो आंसर 180 होगा। क्वेश्चन 15, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? कल हमने आपको बताया था प्राश्रव्य, अवश्रव्य और आपका कौन था? श्रव्य, ठीक है। तो सबसे पहले अवश्रव्य ध्वनि की बात करें, फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अवश्रव्य ध्वनि की बात करें जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, और इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक इंग्लिश में। फिर उसके बाद होता है आपका श्रव्य ध्वनि जिसको हम लोग सुन सकते हैं, और इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद आपका प्राश्रव्य आता है, प्राश्रव्य जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, और इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ना तो इसको सुन सकते हैं ना इसको सुन सकते हैं। सुन सकते हैं केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में। तो प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति पूछा गया है कितना होता है, तो 20,000 से अधिक होगा। तो देखिए कौन सा 20,000 से अधिक है, ए वाला ऑप्शन। इस तरह का सिंबल का मतलब क्या है, यानी कि ये 20,000 जो है इधर बड़ा होना चाहिए, तो 20,000 से अधिक जो है वो प्राश्रव्य ध्वनि में आ जाएगा। ये तो 2,000 से कम बता रहे, तो ऐसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 20,000 से यहाँ पे अधिक है तो ये भी नहीं होगा। तो केवल पहला वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति। क्वेश्चन 16, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? देखिए ये सिंबल और ये सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो बताइए ये सिंबल होगा या फिर ये? तो आप कहेंगे इस ये वाला, यानी कि जिधर बड़ा होता है उधर बड़ा दिखाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 10 है और मान लीजिए यहाँ पे आपका 11 है तो इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही था, बड़ा आपको दिखाना इधर 20,000 से अधिक, तो इस तरह से है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा?
तो रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए लेड का इस्तेमाल होता है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेड। क्वेश्चन 17, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलराइड। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, जिसको ध्रुवन कहा जाता है और इंग्लिश में इसको पोलराइजेशन बोला जाता है, हिंदी में ध्रुवीकरण। क्वेश्चन 18, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? और साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको साइंस का क्वेश्चन समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अच्छा, डिटर्जेंट करता क्या है? तो जैसे ही डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जल का जो बूंद होता है वो गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चांदी हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए सबसे अधिक सुचालक, तो आपका चांदी सबसे अधिक होना चाहिए था क्वेश्चन में। क्वेश्चन 20, आँख की पुतली जिसको आईबॉल कहा जाता है, इसके संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या बोला गया है? दूरदृष्टि। तो आइए ऑप्शन डी को देख लेते हैं, निकट की वस्तुएं। सबसे पहले देखिए जिसको दूरदृष्टि होता है तो क्या होता है, अगर दूरदृष्टि है तो दूर की वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है। इसमें उल्टा होता है, अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। और जिसको निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष है, तो इसके निवारण के लिए होना चाहिए आपका कौन सा लेंस? तो इसके लिए आपका होना चाहिए अवतल लेंस। ठीक है, सॉरी, उत्तल लेंस। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस होना चाहिए और इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो निकट की वस्तुएं जिसे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक कर दिया गया है, बिल्कुल गलत है। अवतल लेंस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस होगा। इसमें देखिए उत्तल लेंस तो है लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? निकट की वस्तु, बिल्कुल गलत है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख सकते हैं ना कि निकट को, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें तो उसमें दूर की वस्तु तो दिया है लेकिन यहाँ पे देखिए अवतल लेंस दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका केवल ए ऑप्शन, दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। लक्स किसकी इकाई है? तो तापमान का केल्विन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बल का न्यूटन। तो बचा आपका प्रदीप्ति, इसका लक्स होता है। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, यानी 1 HP में कितना वाट होता है ये पूछा गया है। तो अभी हमने आपको बताया था 746 वाट होता है। क्वेश्चन 23, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर दर्पण अवतल है या फिर उत्तल है और वस्तु कहाँ पर है? वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है। तो मान लीजिए आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है और यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, और प्रतिबिंब भी इसी पर है। तो आप सभी जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र पर बनता है तो जो वस्तु की ऊंचाई होती है वही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो एक तो कभी आपका होगा नहीं, वायुयान की ध्वनि जो है 100 से अधिक ही होता है। ठीक है, 100 से 200 के बीच में होता है। तो 1000 भी नहीं होगा, ना तो 10 होगा। बचा आपका बी। ठीक है, करीब मान सकते हैं 100 डेसिबल के आसपास। 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर में क्या होता है? कितना मीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर में 10 पर पावर -9 मीटर होता है। तो ऑप्शन में तो कहीं मीटर है नहीं, तब आंसर क्या होगा? इसको सेंटीमीटर में बदलिए, तो 10 पर पावर 9 गुना सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 में 10 पर पावर -9 और 100 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पर पावर -7 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर। डी ऑप्शन में दिया हुआ है। सौर ऊर्जा का मात्रक होता है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। मान लीजिए ये एक छड़ है, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसको रेशम से रगड़ा जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला और मान लीजिए रेशम है, इधर कपड़ा है, तो इस पर क्या होगा, वो चिपक जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस आवेश होता है। तो छड़ आपका हो जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, और रेशम आपका हो जाएगा ऋण आवेशित, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो बोला गया है कौन सा आवेश होगा छड़ पर, सिंपल सा है, धन आवेश। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। अभी हमने बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। तो 25 क्या बोला, कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकते, तो 25 को सुन सकते हैं, 20 और इसके बीच में है, 200 को भी सुन सकते हैं, 18,000 को भी सुन सकते हैं, 25,000 हर्ट्ज को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बहुत अधिक होता है जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। चलिए आगे बताइए, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक आप सभी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 में कितना क्वेश्चन सही किया और कैसा कुछ आज का सेशन आपको लगा, ये भी आपको बताना है। और जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नंबर लिख लीजिए 9631887058, ठीक है, 7058।